मैं हूँ सुषमा। बातें दिल की जो कई बार शब्दों का खोल पहनकर जुबां पर नहीं आ पाती, मगर जिन्हें अगर सुनने का कभी मौका मिले तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ शब्द हमारी जिंदगी के कुछ लम्हों से मेल खाते हैं या फिर कई बार हमें कोई सीख भी दे जाते हैं। तो ऐसी ही बातों का सिलसिला लेकर आए हैं हम, बातें दिल की। तकनीकी मार्गदर्शन और एपिसोड निर्माण में मेरे सहयोगी ओम प्रकाश शर्मा। We make a living by what we get, but we make a life by what we give. इसी वाक्य को चरितार्थ कर रही हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर मृदुल भसीन, फाउंडर ट्रस्टी मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी, a non-profit trust. She has earlier worked as a manager of public relations at an ITC hotel in Jaipur. Ever charming, articulate, expressive, full of warmth. नमस्कार मृदुल जी। नमस्कार नमस्कार सुषमा, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने कांटेक्ट किया मुझे। जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आपके जीवन की का जो चित्र है उसे परत दर परत खोलते हैं। गहरे समंदर में छुपे सीपियों के मोती समान आपके जीवन के अनेक वृतांत, एक एक कर इन मोतियों को हम चुनना चाहेंगे। तो कैसी थी वो स्कूल और कॉलेज वाली मृदुल जिसके दिल में थे असीम स्वप्न? मतलब ये तो आपकी यादों की पूरी बारात आपने मेरे सामने खोल दी सुषमा जी। मैं स्कूल एज अ स्कूल गर्ल मैं बहुत मस्त और वाइब्रेंट टाइप की थी, और ये मेरे टीचर्स मुझे जैक ऑफ ऑल कहते थे क्योंकि मैं हर चीज को करना चाहती थी, लेकिन मोस्टली क्रिएटिव वर्क। स्पोर्ट्स में बिल्कुल कद्दू घोड़ा थी, और लेकिन राइडिंग कर लेती थी, वनस्थली में मैं पढ़ी हुई हूँ। तो डांस वहाँ सीखना, पेंटिंग, डांस, पेंटिंग एंड कंपोज करना, म्यूजिक, ये सब बहुत अच्छा लगता था। तो इन चीजों में, और पढ़ने में भी ठीक ठाक थी, अच्छी थी। तो बस उस माहौल में हम बड़े हुए, और घर का वातावरण भी किताबों से बहुत जुड़ा हुआ था, तो किताब बहुत पढ़ती थी मैं, तरह तरह की किताबें, अच्छे अच्छे राइटर्स। तो उसमें इनमें तो शक्ति होती है आपको बहुत सारे स्वप्न देने की, तो सपने बुनने की शक्ति तो शुरू से थी। तो इस तरह का बहुत प्यारा सा बचपन हमारा बीता। बिल्कुल, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ, और वो जो चीज है, वो जो क्रिएटिविटी है, वो जो वार्मथ है, वो आज तक बरकरार है आपकी पर्सनालिटी में। अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशंस के क्षेत्र की, जिसको आपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुना। तो क्या मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी को देख करके आपको नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके बारे में जानना, ये सब शायद बहुत पसंद था। सुषमा, कई बार जीवन में ऐसी चीजें होती है जिनको हमने कभी प्लान नहीं किया होता है। मैं बेसिकली इंग्लिश की टीचर थी, और डिग्री कॉलेज में कुरुक्षेत्र में, कैथल में डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी। लेकिन शादी के बाद मुझे लगा कि ये डिस्टेंट मैरिज तो हो नहीं सकती सक्सेसफुल, तो मैंने नौकरी छोड़ दी, और मैं फुल टाइम हाउसवाइफ बनने को एक तरह से मजबूर हो गई। मैंने इतना विजुअलाइज नहीं किया था कि ये काम इतना मुश्किल है, कि आप माँ भी बनने वाली हैं जल्दी ही, और घर का कामकाज भी आपको सब कुछ संभालना है। बूढ़े माँ बाप हैं जो एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं। तो ये बाय चांस था दैट आई प्लंज्ड इनटू मदरहुड, एंड वाइफ बिकेम अ हाउसवाइफ ऑल इन वन गो। तो नौकरी नहीं थी, लेकिन वो मन में एक चाह और एक एस्पिरेशन बनी रही कि मैं एकेडमिक्स में अच्छी थी, और मैं पढ़ा चुकी हूँ 3 साल इंग्लिश, तो मुझे आगे पढ़ना है, नौकरी करना है। लेकिन सच तो ये है कि मैंने पीएचडी भी कर ली फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे, विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप फ्रॉम अमेरिका। तो वो मैंने 80s में मुझे मिल गई थी, अर्ली 80s में। तो मैं विदेश जाके, हस्बैंड ने एकोमोडेट किया, मेरे इन लॉज ने एकोमोडेट किया, दोनों बच्चों को जो थोड़े 5-5 साल के हो गए थे उनको यहाँ छोड़ के मैं गई, और मैंने अपनी पीएचडी पूरी की। और मेरे मन में फिर सपने उगने लग गए कि मैं लेक्चरर बन जाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड तो बहुत रियलिस्टिक और जमीनी सतह को पहचानने वाले हैं। वो मुझे हर चिट्ठी में लिखते थे, मृदुल, अंग्रेजी में जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं उसको टोटली इग्नोर करके यही सपना देखती थी, मैं जाते ही यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन जाऊंगी, क्योंकि मैं टीचर फेलोशिप छोड़ के गई थी जी। तो खैर वो सपना तो टूट गया। धीरे धीरे मुझे ये सिंक इन हो गया, गहराई अंदर तक चला गया कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में काम नहीं मिलेगा। लेकिन किताबों के प्रति चाहत, और लिखने की चाहत, और शब्दों के प्रति मोह, ये सब बना रहा। तो मैं लिखने लग गई अपने पति के ही उससे
उन्होंने बहुत सहारा दिया कि तुम सुंदर लिखती हो, बोलती हो, तो नेचुरल है तुम्हारे लिए। तो मैं लिखने लग गई कई कॉलम्स हिंदी अंग्रेजी अखबारों में, और वाह। इस तरह से कदाचित मेरा एक पीआर प्रोफाइल बन गया, हम्म। जिसके चलते मुझे ये जॉब ऑफर हुआ। वाह। समझते हाँ, इट वाज सच अ सरप्राइज, such an advertisement for a person who is not a five star, basically not a five star oriented person. हम्म। मैं उन जो सीनियर मैनेजर मुझे लेके आए थे ऑफर, मैं उनको बार बार ये कह जा रही थी, आई हैव नथिंग टू डू विद 5 स्टार होटल। तो फाइनली ही सेड, यू आर अ वेरी स्ट्रेंज वुमन, you are refusing an offer which is so lucrative and so interesting, and we think you to be fit. तो खैर मैंने फिर हस्बैंड से बातचीत की, तो उन्होंने कहा, यस यू हैव अ गुड प्रोफाइल, यू आर गुड इन फ्लुएंट इन इंग्लिश, एंड घूमी फिरी हो, विदेश घूमी हुई हो, और लोगों से बातचीत करने में और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में तुम ठीक हो, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन? तो आई बिल्कुल। ज्वाइन, was yeah 11 years in. आई कैन इमेजिन। मृदुल जी, मुझे आपकी बातें सुनकर ये एहसास तो हुआ कि आपकी लाइफ में जो इस शुरुआती दौर में जब आप होम मेकर भी रही और बहुत से सपने देख रही थी, आपके लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहा है, आपको जो सपोर्ट मिला है, और वो बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल। और ये सपोर्ट आपके साथ रहा, बच्चों की देख रेख में वो आपका हाथ बटाते थे, कैसा लगता था, मतलब दोनों मिलकर जब ये काम करते थे? नहीं, कई बार तो मिलके नहीं करते थे, मोस्टली मुझे अपने बच्चों, वैचारिक रूप से वो मेरे साथ थे, और यदि कोई रेजिस्टेंस होता था बुजुर्गों से तो वो उसमें मेरा साथ देते थे। लेकिन मेरे बच्चों को पाला मेरी सास ने और मेरे फादर इन लॉ ने, जो कि बहुत ही प्यार से उन्होंने उन बच्चों को पाला, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन हाँ, वैचारिक रूप से और वैसे यदि आर्ग्यूमेंट करना है, समझाना है, तो वो सदा मेरे साथ खड़े रहे, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि तुम्हारा शब्दों का चयन ठीक होता है तो तुम पीआर में जाओ या लिखो। तो मैंने टीवी पे एंकरिंग करी, कुछ उस समय शुरुआत ही हुई थी दूरदर्शन की, तो उसकी पहली एंकर मैं थी, उसकी पहली एंकरिंग मैंने करी थी। तो वो अनुभव मेरे लिए कदाचित देखने वाले को लगता था बहुत अच्छा प्रोफाइल है, जो मुझे नहीं रियलाइज हो रहा था कि आई हैव बिल्ट अ प्रोफाइल फॉर पीआर। पीआर वाज नेवर मेरे ज़हन में कहीं फिगर नहीं करता था। तो ये भगवान की कृपा थी कि मुझे मेरी जो उद्दाम इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, तो वो मेरी पूरी हो गई इस तरह से। और मैं जिस व्यक्ति ने कभी पीआर की ढंग से डेफिनेशन भी नहीं समझी, वो मैंने काम बहुत सक्सेसफुली किया, एंड इन अ वेरी इनोवेटिव वे आल्सो। राइट, सो यू हैव बीन वेरी लकी, क्योंकि आपको फैमिली सपोर्ट मिला, पार्टनर का सपोर्ट मिला, और जिंदगी खुशनुमा खुशगवार आगे बढ़ रही थी। और वो कहते हैं ना, लेकिन जी, कि तस्वीरें जिंदगी में नया रंग भर गए, वो हादसे जो दिल पे हमारे गुजर गए। तो कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी की जो रफ्तार है, जो दिशा है, वो बदल देते हैं कुछ लम्हात। तो ऐसे ही लम्हों का सामना आपने किया, कैसे, किस तरह जिंदगी ने अचानक करवट ली? उस समय जब मैं 35 से थोड़ा सा ऊपर थी, 36 वर्ष की थी, और मुझे ऐसा लगता था मेरी जिंदगी बहुत कंप्लीट है, और जो मैं कर रही हूँ मैं उसे एंजॉय कर रही हूँ और हर तरह से खुश हूँ। इस ऐसे समय में एक ऐसा हादसा मेरे साथ गुजरा जो ईश्वर न करे किसी के साथ हो। मेरी 16 वर्षीय लड़की, जो 17वां वर्ष अपना वर्षगांठ मनाने जा रही थी, दूरवा, बहुत वाइब्रेंट, बहुत हंसने वाली बच्ची, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी, और बड़ी एस्पिरेशंस लाइफ के लिए रखने वाली, वो उसका एक सड़क हादसे में वो चली गई। और ये हादसा इसलिए एक दिल पे अजीब सी खरोंच और छोड़ गया, उसका जाना तो अपने आप में ऐसा था जैसे कि किसी ने अंधे कुएं में डाल दिया हो। हम दोनों की और मेरे बेटे की यही हालत थी, हम समझ ही नहीं पाए करें तो करें क्या, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या ये रियल है। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि जिस बस ने उसको हिट किया था वो स्कूल की बस थी, और ये जो सड़क वन वे थी, और वो बच्ची आगे थी और पीछे से बस ने हिट किया। और जो बस का ड्राइवर था उसको 3 महीने तक सस्पेंड किया हुआ था ड्रंक ड्राइविंग के लिए। तो ये सारी बातें मिलके एक ऐसे लेकुना की तरफ पॉइंट आउट करती थी जिसका संबंध सड़क पर सुरक्षित रहने से था। तो क्या वो अकेली लड़की थी जिसके साथ ये हादसा हुआ,
क्या हम वो अकेले माता पिता थे जिनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ? नहीं, वो धीरे धीरे जब थोड़ा सा 2 साल में 3 साल में दुर्वा के ही एक टीचर ने हमें बहुत संभाला और उनके साथ करीब 10-15 ऐसे बड़े एंथुजियास्टिक बच्चे थे जो उनसे पढ़ते थे। उन्होंने हमको हाथों में संभाला जैसे किसी छोटे से बच्चे को कोई संभालता है, और वो सब करते थे और हम लोग कठपुतली की तरह जहां वो ले जाते वहीं चले जाते थे, जहां वो बिठा देते वहां बैठ जाते। कुछ समझ नहीं पाते थे पूरी बात की क्या हो रहा है, लेकिन मुस्कान खड़ी हो गई अपने पांव पर। पहला एक नाटक किया जिसका नाम था आपका बच्चा, और उसमें उन्होंने चित्रित किया कि एक बच्चा जब किसी हादसे में चला जाता है, हो सकता है बच्चे की गलती हो सकता है किसी और व्यक्ति ने जिसने दुर्घटना की उसकी गलती हो, लेकिन इन चीजों को कैसे बचा जाए। तो ये पहला हमारे लिए इसी प्ले के माध्यम से हमें समझ में आया। यानी आपको एक दिशा मिली। मतलब वो कहते हैं ना कि हमारे दुख के महासिंधु से सुख का मोती बीना है और उदासी के पंजों से हंसने का सुख छीना है। तो दूरवा के ही टीचर ने आपको एक ऐसा रास्ता दिखा दिया। तो हम पूरी तरह से जानना चाहेंगे आपकी वो कोशिश जिसने समाज के महत्वपूर्ण पक्ष में बदलाव लाने की मुहिम उठाई, और आज तक वो मुहिम बदस्तूर जारी है आपके पूरे एक्शन के साथ, एक्टिविटीज के साथ। सुषमा, एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके शब्दों का चयन मुझे रोमांचित करता है। बहुत सुंदर आप बोलती हैं और ऐसा लगता है कि हृदय की बात जो कहीं अंदर कहीं है वो आपने कह दी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उंगली छोटे बच्चों की जो पढ़ रहे थे 12वीं में बच्चे, उन लोगों की उंगली पकड़कर, संदीप सेठी जो मेरे बेटी के ट्यूटर थे उनकी उंगली पकड़कर, और अपनी बच्ची की प्रेरणा से, क्योंकि वो हंसती ही रहती थी, तो हम यही सोचते थे क्या हम उसकी इतनी वाइब्रेंसी को वेस्ट हो जाने देंगे रो रो कर, या हम कुछ करेंगे, क्योंकि दुख एक स्थायी भाव है जो बच्चे के जाने के बाद आपके हृदय में, आपकी आत्मा में समाया रहता है। लेकिन क्या आप उसको एक्सप्रेस कर करके ही जिंदगी बिताएंगे, या उसके एवज में उस बच्चे की पर्सनैलिटी को, उसकी जो स्पिरिट है, जो उसकी जो आत्मा है, उसको किसी न किसी तरह जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। तो वो कोशिश अनजाने में ही हमसे हो गई, क्योंकि हमको लगा हम इसी क्षेत्र में काम करेंगे और ऐसा न हो, औरों के साथ ये कोशिश हम करेंगे। तो इसी कोशिश में फिर हमने बहुत सारी, और जो पहली शुरुआत हमारी थी वो सड़क सुरक्षा स्कूल एजुकेशन की थी, जो जिसमें हमने उस समय एसपी थे मिस्टर शर्मा, उनके साथ हमने डीसीपी ट्रैफिक थे, उनके साथ हमने बैठ के पूरा ड्राफ्ट किया कि एक उम्र में बच्चे को क्या समझना चाहिए। एक पर्टिकुलर उम्र में 5 साल के बच्चे को, 5 से 8 साल का बच्चा सड़क पर है तो उसे क्या चीज समझना जरूरी है और क्या उसकी समझ में आ सकता है। इसी तरह से हमने 4 ग्रुप बनाए जो 12 तक जाते थे, कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है और 18 को छू रहा है तो उसकी एस्पिरेशन क्या होती है, मोटरसाइकिल चलाने की, स्पीडिंग की, हीरो टाइप दिखने की। तो उसी के अनुसार हर नियम को समझाया गया। एज स्पेसिफिक हम इसको कहते थे, ये हमारा करिकुलम वाज एज स्पेसिफिक। तो छोटे बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार करिकुलम समझाया गया। फिर बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रुप वो था जो 9th से लेकर 11th तक, 12th तक, क्योंकि उस समय वो हसरतें बच्चों के दिल में, हीरो बनने की, स्पीडिंग करने की, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तेजी से मोटर बाइक्स चलाने की, और सुरक्षा उपकरणों को बिल्कुल ही इग्नोर करने की एक वृत्ति जो होती है वो उन सब में थी उस समय। बिल्कुल आज से 24 साल पहले जब मुस्कान की शुरुआत, तो हमने इन्हीं चीजों पर एम्फेसाइज किया, आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के अंदर। सड़क सुरक्षा की एक कल्चर, एक संस्कृति उनके अंदर तक चली जाए। तो ये मुझे नहीं लगता कि बिहेवियरल चेंज जो है वो बहुत इजी चीज है, तो इसमें बहुत समय लगा। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि इन 24 वर्षों में, या 24 वर्षों से पहले करीब 10 साल में, ये शब्द सड़क सुरक्षा जो कभी किसी की वोकैबुलरी में नहीं था, किसी ब्यूरोक्रेट की वोकैबुलरी में डेफिनेटली नहीं था, पुलिस की वोकैबुलरी में नहीं था, हमारी स्वयं की वोकैबुलरी में नहीं था, हमारे जैसे माँ बाप की शब्दावली में नहीं था।
तो ये लोगों की जुबान पर आ गया और जी। ये इतना चर्चित हुआ, दूरवा का केस इतना चर्चित हुआ और हमारी जो पहल थी वो इतनी चर्चा में रही कि ये शब्द धीरे धीरे और हमारे रिप्रेजेंटेशंस जो हम लेके जाते थे, इसलिए इस तरह की चीज करनी चाहिए। और हर काम हमारा पुलिस के साथ ही होता था, पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि ये स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं। तो विश्वास मानिए हमारी ये यात्रा थी, उसके साथ साथ ही हमारी शिक्षा भी हो रही थी, मेरी और मेरे हस्बैंड की। और शांतनु तो उस समय पढ़ रहा था जी। सिम्बायोसिस में, तो इन बिटवीन वो भी इस विषय पर पढ़ता रहा। तो ये जर्नी हमारी साइमल्टेनियस थी और इस तरह से फिर हमने अपनी शिक्षा का जो पर्टिकुलर क्षेत्र था हमारा, हमें लगा शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, माँ बाप के लिए भी है, ये पुलिस मैन के लिए भी है जो सड़क पर ट्रैफिक का संचालन करते हैं। क्या वो सारे नियमों को जानते हैं? क्या वो सारे जो नए बदलाव आ रहे हैं लेजिस्लेशन में, क्या उसको समझते हैं? क्या वो ये जानते हैं कि क्या इंजीनियर से जानते हैं कि उनकी एक छोटी सी भूल या छोटा सा कॉम्प्रोमाइज सड़क पे जो वो करते हैं बनाते समय सड़क, इतनी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकता है। इस तरह की कई खामियां हमारी भारतीय सड़क ट्रैफिक संचालन में थी और अभी भी हैं। तो उनके बारे में जितना हम पढ़ते थे उतना हमें लगता था कि सारे विभाग जो डील करते हैं किसी न किसी तरह से ट्रैफिक से, जैसे कि पुलिस तो करेगी ट्रैफिक का संचालन, लेकिन लेजिस्लेशन बनाने वाली लॉ एजेंसी होती है, एजुकेशन होता है, हेल्थ होती है, क्योंकि जो जब होता है कोई भी एक्सीडेंट तो आप सीधे अस्पताल की तरफ भागते हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। तो इस तरह से 4-5 डिपार्टमेंट आपके साथ और एक जनरल वातावरण होता है जहां हर व्यक्ति सोचता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सड़कों पर सुरक्षित रूप से चलें, कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी मेरे साथी हैं जिनको मैं को किसी तरह की हानि मेरे व्यवहार से पहुंच सकती है या वाइस वर्सा। तो इन सब बातों की समझ काफी समय लिया और उसी के अनुसार हमारा करिकुलम भी बदलता गया, हमारी कैंपेन्स बदलती गई, हमारी जो अप्रोच थी इन समस्याओं के प्रति वो बदलती गई। और न जाने कब हमने 24 वर्ष पूरे कर लिए और इस बीच में हमें 2 नेशनल अवार्ड मिले जो परिवहन एंड हाईवेज विभाग दिल्ली से मिले। एक गडकरी जी ने दिया था और एक राजनाथ सिंह जी ने दिया था, एक कमलनाथ जी ने दिया था, कमलनाथ जी जब थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह दिलाने वाला मूव था। तो अब आज हम जहाँ खड़े हैं वहां पे हम और भी, जैसे ऑडिट, एक सड़क बन गई है, जिन इंजीनियर्स ने बनी है वो अपनी तरफ से सोचते हैं ये सही है, लेकिन उसका ऑडिट एक इंडिपेंडेंट बॉडी को करना चाहिए। तो ये ऑडिट्स भी मुस्कान करता है। मृदुल जी, आजकल जो एक सिनेरियो देखते हैं एक्सीडेंट्स का, बहुत ही भयावह हो गया है, जहां बहुत सारे कारण सामने आते हैं। उनमें ट्रैफिक कंजेशन की बात करें तो वो हमारी बेसब्री का कारण बनता है और कोई हादसा उससे हो जाता है। ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने का जो माइंडसेट है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अंडर एज ड्राइविंग, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी से लैस जो नई गाड़ियां हैं जिनकी गति को दर्शाने की कोशिश करते हैं आज के टीन्स, भयावह एक्सीडेंट्स आज का सिनेरियो, वो मेंटालिटी, तो क्या है ये सब? मैं आपको एक पहले मुद्दा पहले लेना चाहूंगी कि ये जो रूल्स को नहीं मानना, क्यू में खड़े होने से इनकार करना, धक्का मुक्की करना और जल्दी जाने की जल्दी में लाइन को तोड़ के और रेड लाइट को जंप करके आगे भाग जाना, स्पीडिंग करना, अंडर एज ड्राइविंग करना, इसमें एक व्यक्ति को, केवल युवा लोगों को ही दोष नहीं दिया जा सकता, इसमें बहुत लोगों का दोष है। एक तो बचपन से यदि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को रेड लाइट जंप करते हुए देख रहा है, ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करता हुआ देख रहा है, तो ये संस्कार तो उसके दिल में बैठ गया ना कि ये किया जा सकता है। तो इसके लिए अभिभावक भी जिम्मेदार है। दूसरा, हमारे यहाँ जो जिसको कहना चाहिए किस ट्रैफिक का रेगुलेशन जो होता है, उसमें जो गलती कर रहा है उसको पकड़ना और फिर उसको पूरा फाइन देना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उसमें कॉम्प्रोमाइज ह्यूमन इंटरेक्शन कई बार हो जाता है। तो ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करने के लिए ITMS, मतलब मशीनों के माध्यम से कैमरा आपके पिक्चर को कैच कर रहा है और आपका उसी तरह से आपका फाइन है वो आपके पास भेज दिया
आता है और आपने क्योंकि रेड लाइट जंप करी थी, प्रूफ है, इसलिए आप ये फाइन जमा कराइए, वो फाइन जमा हो जाता है। जब इस तरह से होगा तो उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा। जी मैन टू मैन जो कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, ह्यूमन नेचर में होते हैं, ग्रीड होती है एक्सेट्रा, वो बंद हो जाएंगे। अभिभावकों का रोल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर बच्चे को शुरू से यदि ये ट्रेनिंग मिलेगी कि सड़क पर मुझे सुरक्षित रहना ही है, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, बिकॉज इट इज अ जर्नी विच वी आर डूइंग टुगेदर, राइट टुगेदर ट्रेवलिंग ऑन द रोड एंड इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं, तो रीजन तो मैंने आपको बताया, लेकिन साथ जी ही बिहेवियरल साइंटिस्ट जो आजकल इस बारे में बहुत शोध कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये परिवर्तित किया जा सकता है बशर्ते इसको बार बार दोहराएं, और ये पूरे अपने समाज में इस बात को फॉलो किया जाए, घर में, बाहर, स्कूल में, हर जगह। फ्रॉम द डे द चाइल्ड इज बोर्न ही मस्ट नो कि इन चीजों को में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सड़क की सुरक्षा से संबंधित नियमों को तोड़ना नहीं है किसी भी रूप में, तो वो नहीं करेगा। यदि उसे लगेगा ऐसा किया जा सकता है और बचा भी जा सकता है और कॉम्प्रोमाइजेस भी हो सकते हैं थ्रू वेरियस मीन्स, तो वो सब सीख जाता है। तो राइट इनके बिहेवियरल चेंज आना बहुत जरूरी है, जो मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। दूसरा, बिल्कुल रिसेंटली आपको पता चला होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में आया, फिर उसके बाद दोबारा, जिसमें उन्होंने काफी सारे पुराने रूल्स को बदला, जो कि कुछ तो ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे थे, कुछ उसके बाद के थे 58 के, 59 60s के, उन सबको बदल कर जो दंडित किए जाने के लिए जो पैसा उन्होंने स्टिपुलेट किया, वो काफी हाई किया, कि जी रेजिस्टेंस आज तक भी चल रही है। कि पहले जिस आप रेड लाइट जंप करने पे जिस पे आप 500 रुपए में या 100 रुपए, हाँ 100 रुपए छूट जाते थे, उसके लिए आपको कर देना पड़ेगा। तो अभी भी क्योंकि मशीनें, अभी हमारे यहाँ ये उपकरण, इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम अभी इंस्टॉल्ड नहीं है सारी सड़कों पर। तो रीजन बहुत है, आप स्वयं जानती हैं विकसित देश में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, पैसे की कमी है, सड़कें ज्यादा हैं, लोग ज्यादा हैं, तो लोग करते हैं, जब करते हैं और उनको इग्नोर भी किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज भी होता है। तो बिल्कुल आईटीएमएस को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। मुख्य बड़े बड़े शहरों में मुख्य रोड्स पे कर दिया जाए, और गांव में कोशिश की जाए कि उनका सोचने का ढंग बदले, कि बच्चे, जमीन बिकती है, किसी भी सड़क हाईवे यदि पास हो रहा है किसी गांव के बीच में से, तो जितनी भी आसपास की जमीन वो एक्वायर करते हैं, उनको करोड़ों का मुनाफा मिलता है। तो उस मुनाफे का करो क्या, सबसे पहले तो एक बाइक खरीद लो जो बहुत ही महा पावरफुल बाइक है, और फिर उसको लेके क्या वो बच्चा उसको धीरे धीरे थोड़ी चलाएगा बैलगाड़ी की तरह। वो कोई भी उसकी एज ग्रुप हो, वो उसको तेजी से ही चलाएगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग। दूसरी एक नई चीज मुझे अभी ध्यान आ रही है, वो ये कि हम कार्स का संचालन तो सीखते हैं फिर भी कहीं जाकर किसी ट्रेनर के माध्यम से, लेकिन टू व्हीलर को तेजी से चलाने से या गलत चलाने से क्या एफर्ट्स हैं, ये समझाने के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। मुस्कान अपनी छोटी सी पहल करता रहता है कि जो भी जी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करते हैं उसमें हम युवाओं को ये बताते हैं कि ये चीजें बहुत डेंजरस है करना, और ये चीजें सेफ है। क्या देखभाल करनी चाहिए, किस उम्र के बच्चे को साइकिल हैंड ओवर करना चाहिए, किस उम्र में आपको मोटरसाइकिल मिलनी चाहिए, एटसेट्रा। दूसरा, अंडर एज ड्राइविंग के जो रूल्स हैं वो माँ बाप के लिए बेसिकली। आपने इन दिनों कई अजीब अजीब से केस हुए, यदि आप एक सुपर एसयूवी बच्चे के हाथ में दे देंगे केवल इसलिए कि आप समाज में बहुत अपनी प्रतिष्ठा को बड़ी झूठे तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो किसके आप मौत के साथ के हाथ में अपने बच्चे को दे रहे हो। ये माँ बाप नहीं समझते हैं। दे फील वेरी प्राउड, माई चाइल्ड इज रनिंग दिस एसयूवी, अरे वो तो 14 साल का था तभी चला लेता। ये क्या है, ये मूर्खता का लेवल इतना हाई है कि हम जो भी फोरम होता है उसमें ये वाली बात समझाने की कोशिश करते हैं कि छोटे बच्चे को डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम होती है, उत्साह ज्यादा होता है, उसकी एड्रेनलिन जो है वो बहुत स्ट्रांगली फ्लो कर रही है, जो उसको उत्तेजित किए रखती है। तो ऐसे बच्चे के हाथ में
आप ऐसी तेज चलने वाली मशीन नहीं तो ही इज डूम्ड। तो ये कई बातें हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, कैनॉट बी सॉल्व्ड बाय मुस्कान फाउंडेशन, इट कैन बी ऑफ सॉल्व्ड कोर्स। बाय ऑल ऑफ अस, ईच वन ऑफ या अस शुड बी अ स्टेक होल्डर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो solution। है वो बिल्कुल शेयर्ड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा shared कि होनी आपने पहले चाहिए। कहा था। और मैं जी, सोचती हूँ माता पिता का जो रोल है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, गार्जियंस का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है। और जी, बहुत खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है रोड पर बच्चों की सेफ्टी को लेकर। कैसे बचपन से उन्हें जी, अच्छे माइंडसेट को डेवलप करने की ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है रोड बहुत सेफ्टी की जब जरूरी हम है बात जी। करते हैं। कि इसका बिल्कुल। सॉल्यूशन क्या है? इसका हम्म। एक सॉल्यूशन ये है कि सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा और सहज उपलब्ध करना चाहिए, और हम्म। क्लीन, नीट एंड क्लीन, कंफर्टेबल बनाकर सड़कों पर ऐसी बसें हों जिनको मैं और आप लेना पसंद करें। मैं यहाँ बिल्कुल। से, आप जा रही हैं और रेडियो अपने एफएम ऑफिस में, मैं हम्म। अपने एनजीओ में जा रही हूँ या फिर बाजार जाना चाह रही हूँ, आई शुड बी हम्म। should prefer bus rather than taking an auto or driving my own car। हम्म। एक तो उन कारों को जब हम संचालन नहीं करेंगे तो भीड़ कम होगी। आपने कंजेशन की बात की थी, उसी संदर्भ में जी। कहना चाह रही हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन टू 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 ये समस्या जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं, कंजेशन। ये कंजेशन बिल्कुल। पॉपुलेशन से तो है ही, लेकिन अच्छा, हुँ, एक बात और आपने देखी होगी कि सड़कें बनती हैं सबके लिए, लेकिन हुँ, डोमिनेटेड होती हैं कारों से। क्या एक साइकिल राइट। राइडर को, क्या एक पैदल चलने वाले आदमी को, क्या एक टू व्हीलर राइडर को भी उतना ही अधिकार नहीं है? इसीलिए हुँ, ये जो घुसपैठ जो आप देखते हैं ना, कि सर हुँ, से बच्चा सामने से निकल जाएगा, धक्कम पेल करके रेड लाइट को तोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि उसको लगता हुँ, है कि व्हाई शुड आई डू इट, व्हाई शुड ओनली द हुँ, कार शुड डोमिनेट। तो ये पॉलिसी जो है, एक तरह का सोच है हुँ, रूल मेकर्स के मन में, हुँ, और वो व्यवहार में दिखता है कि दे आर बीइंग डोमिनेटेड बाय द लॉबी ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो लॉबी राइट। को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि इतनी हैवी ड्यूटी, इतनी हैवी एसयूवीज एंड कार्स को आप सड़कों पे हुँ, उतार रहे हैं, तो लिमिटेड संख्या होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि सड़कें हुँ, कितना वहन कर सकती हैं वो। तो ये जी, बहुत सारी चीजें मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करती हैं, जो हमारे यहाँ बिल्कुल। बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। और आपकी बातों से ये भी जानने का मौका मिल रहा है कि बहुत से इनोवेटिव आइडियाज़ हैं आपके ट्रस्ट के पास। तो ये जो इनोवेटिव हम्म, आइडियाज़ हैं रोड सेफ्टी को लेकर, तो कैसे काम करते जी, हैं आप जी, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ जब कोलैबोरेट करते हैं? इन आइडियाज़ को उनके जी। सामने रखते हैं तो एक्सेप्ट होते हैं उनके द्वारा, उन पर काम ए- होता है? एकदम शुरू में तो सुषमा जी, एकदम शुरू में तो उनको ही लगता था वी आर हाँ। इंट्रूडर्स, क्योंकि ये बेसिकली ट्रैफिक संचालन और रोड सेफ्टी, जो शब्द एग्जिस्ट नहीं करता था उस समय, लेकिन हुँ, सुरक्षित ट्रैफिक कह लीजिए उसको, ये माना जाता था ये डोमेन टोटली सरकार का है, और इसमें एक आम आदमी को कुछ नहीं करना, उसको नियम फॉलो करना है। वो नहीं जी, करेगा तो सरकार, पुलिसमैन उसको पकड़ेगा। तो इसमें जी। एक देयर इज द लैक ऑफ शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो वो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर धीरे धीरे उनको हमने समझाया कि सर, हम आपका काम आसान करेंगे, जो चीज आपको इतनी मशक्कत के बाद भी, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि पुलिस फोर्स कम है, ट्रैफिक हुँ, पुलिसमैन कम है और उनके पास काम ज्यादा है, तो जी, बेचारे 12-12 घंटे की ड्यूटी देते हैं और हम उनको गाली देते रहते हैं हरदम, क्योंकि वो हमको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो हुँ, इन बातों को हमको समझ के यदि हम चलेंगे तो, और ये बात हमें शुरू में समझानी पड़ती थी, अब नहीं समझानी पड़ती। कभी कोई इक्का राइट, दुक्का ऑफिसर ऐसा होता है जो समझना नहीं चाहता, या हुँ, उसे ये व्यर्थ का बीच में टांग अड़ाए, जैसे कोई एनजीओ आ गया बीच में, ऐसा उन्हें हुँ, एहसास होता है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। मुझे ये बताते हुँ, हुए बहुत खुशी है कि आज तक मुस्कान ने जिस भी विभाग को अप्रोच किया है, परहैप्स वी टॉक्ड लॉजिकल, परहैप्स वी टॉक्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेविंग लाइव्स, दैट दे हुँ, अंडरस्टूड कि हुँ, क्या-क्या कह रहे हैं, इनको, इनका रोल क्या है। हमने कहा सर, हम ट्रैफिक मैनेजमेंट में आपको बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपकी किसी भी हुँ, चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ लैकिंग है, एक जी, तरह की साझेदारी की फीलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं समझने की ज़िद और लॉ तोड़ने की ज़िद, इन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे और बच्चों के साथ करेंगे। तो बच्चों में फिर बिल्कुल, धीरे-धीरे यूथ आ गए, फिर पुलिसमैन आ गए, हुँ, फिर इंजीनियर्स आ गए, फिर उसके बाद
इवन डिफेंस फोर्सेस, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अच्छा। मुस्कान बहुत इस बात का हमें गर्व है कि हमको डिफेंस फोर्सेस ने कांटेक्ट किया, उनकी तरफ से पहल हुई। उनका ये कहना था कि मैंने कहा सर आपके तो जवान बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आपको हम्म। क्यों जरूरत है रोड सेफ्टी ट्रेनिंग की, जी। टू व्हीलर ड्राइविंग, रोड सेफ टू व्हीलर ड्राइविंग ट्रेनिंग की। तो उन्होंने कहा मैडम जब ये लोग जवान 8-8 महीने बाद जब अपने घर जाते हैं, तो they have a beautiful bike with them. The wife and children are there, raring to go with the father. वो enjoy करता है, अपने पूरे परिवार को लाद लेता है। और जो हम्म। स्पीडिंग करता है, तो हमारे यहाँ हर साल हजारों जवानों की डेथ होती है गांव में जब वो छुट्टी पर जाते हैं। तो इस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो हमने मतलब ऐसी जगहों पे जा जाकर हमने ट्रेनिंग करी, जो पूरा श्रेय जाता है डिफेंस फोर्सेस को, कि वो हम्म। हमको दिल्ली तक तो हम गए, उसके बाद उन्हीं की गाड़ी में हमको मेहमानों की तरह वहां ले जाया। द डेस्टिनेशंस वर नॉट नोन टू अस एंड दे वी वर हम्म। नॉट सपोज टू पब्लिसाइज इट। और राइट। हमने 1000 जवानों को ट्रेन किया। फिर उसके बाद एक सिलसिला सा शुरू हो गया कि हमारी जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कि आप एक एक स्कूल में जाने के बजाय आप यदि एक स्कूल में 2 टीचर ट्रेन हो जाती हैं, तो दे विल हम्म। कैरी द करिकुलम फर्दर। राइट। नो बैग्स डे में, या एक हम्म। एनवायरनमेंट का होता है, ईवीएस का पीरियड होता है, उसमें किसी भी हम्म। तरह से रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह का जो हमारा प्रोग्राम था, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हमने 44 से भी ऊपर डिफेंस के स्कूलों में किया, सरकारी स्कूलों में किया। वाराणसी से हमने शुरू किया था, जहाँ पे जी। हमें बहुत प्रशंसा मिली, और ये प्रोग्राम हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो हमें एक बहुत कठिनाई कभी भी नहीं आई स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने। और बहुत सारी फील्ड्स में आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक आपकी खास एक्टिविटी होती है, हर साल एक स्पेशल प्रोग्राम आप करते हैं, आपकी पूरी टीम ऑर्गेनाइज करती है नवंबर में, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड विक्टिम्स। कितना प्रभाव दिख जी, रहा है ऐसे प्रयासों का? आप तो उसकी बहुत प्रिय एंकर रही हैं, आपने एंकरिंग करी है उसकी 4 साल जी। से। तो जी। आप जानती हैं कि मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए हरदम ये महसूस होता था कि हम वी आर ऑलवेज डीलिंग विद वेरी हार्ड फैक्ट्स। तथ्यों से हम्म। ही पूरे टाइम जूझते रहते हैं। इतने लाख यहाँ मर गए, इतना उसका इतना ये परसेंटेज निकला, रूरल रोड्स की क्या हालत है, इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, पुलिसमैन की ट्रेनिंग कितनी है, क्या है, परसेंटेज एंड डेटा, परसेंटेज एंड डेटा। तो मुझे लगता था वेयर इज द हार्ट। अंत में हम्म। जो मरता है वो एक आम आदमी होता है, तो वो दिल कहाँ है जो धड़कना बंद कर देता है? वो लोग कहाँ है जिनके दिल इस कदर तड़पते रह जाते हैं अपने प्रियजन को खो के, कि हम्म। कोई उनका साथ देने वाला अंततोगत्वा नहीं रहता। वो अकेले ही अपनी जिंदगी उदासी में गुजारते हैं, और उनका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। तो ऐसे लोगों के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इस एक दिन चिन्हित किया। वो नवंबर का तीसरा संडे होता है। जी। नवंबर के तीसरे इतवार को वो ये वाला दिन जो अभी आप बोल रही थी, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस, ये उनकी हम्म। स्मृति में है, जो व्यक्ति अपनी जान खो चुके हैं। हम ये दिन मनाना शब्द तो ठीक नहीं है, ऑब्जर्व करते हैं। वो दिन उस राइट। दिन आयोजित होता है। और इसका हम्म। क्यों आयोजित करें हम ये दिन? उसका कारण ये है कि उनकी स्मृति मात्र स्मृति नहीं है। जैसे मेरी बेटी की स्मृति मेरे लिए खाली एक दुखद स्मृति बन के नहीं रहेगी, बल्कि वो मेरी इंस्पिरेशन बन गई। वो एक मेरे सीख लिए एक दे तरह गई। का, जी। जी, एक सीख दे गई कि मुझे उसके जैसे कितने सारे बच्चों को ये बताना है, समझाना है कि सड़क पर उनका व्यवहार कैसा होना और चाहिए, बचाना है। टीचर्स कैसा जी। बचाना है, और नियमों को समझाना है। तो ऐसा हम्म। ही एडवोकेसी डेवलप यूनाइटेड नेशंस ने की, और उसको मुस्कान ने भी अडॉप्ट किया है। हमारे देश में ये दिवस बहुत कम मनाया जाता है और बहुत छोटे रूपों में मनाया जाता है। जी। लेकिन मेरे ख्याल से हम अकेले एक संस्थान है जो इसको एक यूथ आउटरीच प्रोग्राम के रूप में मनाते हैं, और उसको एक एडवोकेसी डे बनाते हैं कि आप जी। क्यों सावधान रहें रूट्स पर। क्योंकि हम जिंदगियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो जिंदगियां बहुत। जिनके कितने सपने होते हैं, वो बच्चे, कोई आईआईटीएन है, कोई इंजीनियरिंग बनने जा रहा है, कोई बन चुका है। तो हम्म। इतना बड़ा लॉस न केवल परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज और पूरे राष्ट्र के लिए है,
कि हर साल 1 लाख, अब 68,000 व्यक्ति हर साल सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जिंदगी खोते हैं। ये कोविड में ये छूता इसका आधा भी नहीं मृत्यु हुई लोगों की। आपको आश्चर्य जी, होगा जानकर। एक कोविड भयावह को सच जिस है। तैयारी के यस जिस हम्म तैयारी से हमने कोविड को फेस किया, यदि उस तैयारी से हम इस रोजमर्रा के होने वाली दुर्घटनाओं को डील करें, तो शायद कुछ प्रभाव दिखाई दे। जैसे लोगों में बिल्कुल, कॉन्शियसनेस कोविड के लिए आ गई है। तो वो दिन बिल्कुल। हम मनाते हैं बच्चों के साथ, स्कूली बच्चों के हम्म साथ, कॉलेजेस के साथ, यूथ के साथ, स्टेक होल्डर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जो हमारे समाज के जो लीडर्स हैं उनके साथ, जो भी व्यक्ति आर्ट एंड कल्चर, हम टूल्स जो यूज करते हैं वो कल्चरल टूल्स होते हैं, क्योंकि हम दिल की बात कह रहे हैं। और इसका एक बिल्कुल। फोकल पॉइंट होता है, आपको याद होगा कि हम उन विक्टिम फैमिलीज को बुलाना चाहते हैं हम्म जिन्होंने अपने बच्चे को खोकर या अपने प्रियजन को खोकर भी उससे आगे जाकर कुछ ऐसा किया जिससे समाज का भला हुआ। जी। उनकी वीरता को हम सैल्यूट करते हैं, उनके साहस को हम सैल्यूट करते हैं, और उनके केसेस को हम सबको बताना चाहते हैं। और आप विश्वास मानिए, एक बहुत अच्छा बोलने वाला वक्ता वो हम्म बात नहीं कह सकता, वो अटक अटक के बोली गई ग्रामीण भाषा में जो कहानी सामने आती है, वो आपकी हम्म आंखों से आंसू लाए बिना रहती नहीं है। बहुत लोग अपनी आंखें पोंछते हैं, करीब बिल्कुल। 88% लोग अपनी आंखें पोंछते हैं, क्योंकि उन्होंने हम्म, पहली बार किसी फादर को या मदर को टूटते हुए देखा, टूटे जी। हुए शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करते हुए देखा, और उनके उन शब्दों में उनको वो सब कहानी समझ में आ गई कि कैसे एक हम्म पूरा परिवार तबाह हो गया। ऐसे 1,68,000 परिवार तबाह होते हैं किसी न किसी रूप। हम्म हम्म। तो ये फैक्ट हम बहुत प्रभावशाली और सेंसिटिव तरीके से सामने लाते हैं इस दिन। बिल्कुल, एक वृहद स्तर पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक बहुत ही भयावह जो स्थिति है उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश, लेकिन जैसा आपने कहा कि एक मिल-जुल कर करने वाली ये ज़िम्मेदारी है, तो बहुत से जी। आगे सपने भी होंगे आपके बहुत से ऐसे इरादे भी होंगे। कितनी तमन्ना और बाकी है उन सपनों को किस तरह पूरा किया जाए, इरादे पूरे किए जाने चाहिए। तो क्या-क्या वो तमन्नाएँ हैं जो बाकी हैं अभी? मेरी मृदुल मदर जी की? कहती थी मेरी मेरी मदर कहा करती थी, सपने देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो एक बिल्कुल। सपना जो बहुत ही बृहत है, बहुत बड़ा है, वो ये है कि काश मेरे देश की, मेरे शहर की सड़कें बिल्कुल सुरक्षित हों, और एक हुँ। नियम में बंधकर हम सड़क पर चलें, एक भाईचारे के साथ, जिसमें कहीं रोड रेज ना हो, कहीं पे कोई रूल तोड़ने की उतावली ना हो, जहाँ पर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ना हो, सड़कें सेफ हों, लोग सेफ हों, ट्रैफिक का मैनेजमेंट सेफ हो, और सुचारित रूप से चले। क्योंकि एक एक यात्रा ही तो है जो हम सबको कंप्लीट करनी है। हम सबको कहीं न बिल्कुल। कहीं जाना है। तो इसके लिए सपना यही है कि वो यात्रा बहुत सुरक्षित रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब सड़क सुरक्षा को याद रखें, उसे फ़ॉलो करें। दिल से किए जाने वाले जो आपके प्रयास हैं, आपकी टीम के प्रयास हैं, उनको हम सलाम करते हैं और चाहेंगे कि आप सभी के लिए जो ख़ास मैसेज आपके दिल से निकलने वाला है, वो सभी के बीच आप रखें। जी। मेरी टीम की आपने बात की तो मुझे याद आया कि एक कोई भी जज़्बा जिसको हम किसी संस्था का रूप देते हैं, वो प्राय हुँ, जो शुरू करते हैं उनके साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन जी। प्रमुख जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको इस बात का बहुत बड़ा एहसास था कि हमको सेकंड लाइन ऑफ कमांड बनानी है, और वो इसमें सफल भी हो गए हैं। वी हैव अ टीम ऑफ 5 पीपल, बहुत छोटा ओके। नंबर है, हुँ, कि मुस्कान की प्रेज़ेंस जो है वो पूरे भारतवर्ष के प्रमुख करीब 10 नगरों में हम अपने प्रोजेक्ट्स चला चुके हैं और चला रहे हैं। तो एंड बाय द वे हम लोगों का जो भी संचालन होता है, वो सीएसआर फंडिंग से होता है। ये कोई हुँ, व्यक्तिगत फंडिंग नहीं होती। इसमें सीएसआर फंडिंग होती है, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियों को अपने प्रॉफिट का 2% किसी न किसी सामाजिक मुद्दे के लिए देना होता है। तो जी। रिसेंटली ओनली फॉर 10 इयर्स नाउ सड़क सुरक्षा भी जुड़ गया है इन मुद्दों में। तो लोग जो हुँ, सड़कों से जुड़े रहते हैं, इनके व्यवसाय, जैसे कि जो रोड हाईवेज बनाते हैं, जो पुल बनाते हैं, जो लोग इक्विपमेंट्स बनाते हैं इसी क्षेत्र में, सड़कों से या कंस्ट्रक्शन से, तो वो लोग अपने सीएसआर
रोड सेफ्टी को जोड़ते हैं, तो उनकी सहायता से हम काम करते हैं। जहां तक संदेश का संबंध है, विद अवर यंग टीम वी आर सो एस्पिरेशनल कि हर व्यक्ति हर लेवल पर, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, ये समझे जीवन बहुत अनमोल है। ये एक बार हमें मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक बड़ी प्रिय फिल्म थी। तो इस बात को दिल में बिठा लें कि ये मेरा व्यवहार ऐसा ना हो कि किसी और का जीवन खो जाए, ये किसी और का व्यवहार ऐसा ना हो जिससे मुझे क्षति पहुंचे। तो वो दिन जब आ जाएगा जब लोग सब नियमों का पालन करेंगे, वही संदेश भी है और वही सपना भी है। बिल्कुल समझने की बात है और आपकी बातों से बहुत कुछ समझा होगा लोगों ने और इसे सुनकर वाक़ई प्रेरित होंगे वो और जो आपने कहा कि सड़क पर सभी का अधिकार होता है, इस अधिकार को वो समझेंगे। जो रोड सेफ्टी रूल्स हैं, जो नियम बने हुए हैं सड़क सुरक्षा के लिए उनको फ़ॉलो करेंगे। मृदुल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपनी खूबसूरत बातों सभी से शेयर की आपने। आपके माध्यम से, आपके एफएम रेडियो के माध्यम से मैंने जो आज ये पाया अवसर, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा संदेश कहाँ कहाँ पहुंचा होगा और कितने लोगों ने सुने होगा, ये सोच के मुझे रोमांच हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।